फिल्म की शुरुआत में एक सफेद कार अंधेरी रात में एक काली कार का बहुत करीब से पीछा करती दिखाई देती है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए सड़क लगभग पूरी तरह सुनसान होती है। जैसे ही दोनों गाड़ियां सड़क के एक सुनसान हिस्से में पहुंचती हैं, सफेद कार का ड्राइवर जानबूझकर काली कार के पीछे टक्कर मार देता है। इसके बाद सफेद कार से एक आदमी बाहर निकलता है और नुकसानग्रस्त गाड़ियों की तस्वीरें सबूत के तौर पर लेने लगता है, ताकि बाद में वह बीमा का दावा कर सके। उसी समय सीरियल किलर मुस्कुराता है और शांत स्वर में कहता है कि वे तस्वीरें उसके किसी काम की नहीं होंगी। इतना कहकर वह चाकू निकालता है और उस आदमी पर बार बार हमला करता है। आखिर में वह पीड़ित को वापस कार में धकेल देता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। इसके बाद कहानी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तायसुक से परिचित कराती है। वह पिछली रात हुई हत्या की जांच के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वह भारी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। इंतजार करते हुए उसकी नजर पास ही चल रहे एक अवैध जुए के अड्डे पर पड़ती है। वह बिना समय गवाए अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधे उस जगह की ओर बढ़ जाता है। जब वह अंदर जाने की कोशिश करता है, तो बाहर तैनात गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तायसुक एक पुलिस अधिकारी है। वह रास्ते में खड़े हर गार्ड को काबू में कर लेता है, अंदर घुस जाता है और जुए का कारोबार चलाने वाले मैनेजर को गिरफ्तार कर लेता है। दृश्य फिर कुख्यात गैंगस्टर जांगसू की ओर जाता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी गैंग के एक सदस्य को बॉक्सिंग बैग में फंसाकर उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसका दाहिना हाथ वहां पहुंचता है और बताता है कि तायसुक ने एक बार फिर उनके जुए के अड्डों में से एक पर परेशानी खड़ी कर दी है। वास्तव में तायसुक लगातार उनसे भिड़ता रहता है, क्योंकि उसे गैंगस्टरों से नफरत है और वह उनकी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करता। यह सुनकर जांगसू तायसुक के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करता है और चेतावनी देता है कि अगर तायसुक को काबू में नहीं किया गया तो वह पुलिस को दी जाने वाली मासिक रिश्वत बंद कर देगा। इस बीच तायसुक पिछली रात के अपराध स्थल पर पहुंचता है। फॉरेंसिक टीम पहले से ही जांच कर रही होती है। तायसुक पीड़ित की लाश को ध्यान से देखता है और फिर क्षतिग्रस्त कार के हर हिस्से की बारीकी से जांच करता है। निरीक्षण के दौरान उसे कार के पिछले हिस्से पर सफेद पेंट के कई निशान दिखाई देते हैं। उसे एहसास होता है कि ये महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं, इसलिए वह तुरंत फॉरेंसिक अधिकारी सीजन को उन निशानों की अच्छी तरह जांच करने का निर्देश देता है। कहानी फिर जांगसू के प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर सांगदो की ओर बढ़ती है। सांगदो जांगसू के इलाके में घुसकर वहां अपना गैरकानूनी कारोबार शुरू करना चाहता है। जांगसू उसे सख्ती से ऐसा न करने की चेतावनी देता है, लेकिन सांगदो उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यह देखकर जांगसू का दाहिना हाथ गुस्सा हो जाता है और उसकी सांगदो के एक आदमी से लगभग लड़ाई हो जाती है। इससे पहले कि हालात पूरी तरह बिगड़े, जांगसू बीच में आकर दोनों पक्षों को रोक देता है। इसके बाद सांगदो जांगसू को धमकाता है कि अगर वह शांति से रहना चाहता है तो उसे उसकी मांगे माननी होंगी। सांगदो को जवाब देने के बजाय जांगसू अचानक अपने ही एक आदमी को पकड़ता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है। फिर सबके सामने वह अपने सहायक के 2 दांत नंगे हाथों से बेरहमी से निकाल देता है। इसके बाद वह ठंडे स्वर में कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब निचले दर्जे के लोग अपने बड़ों की बातचीत में दखल देते हैं। वह यह भी कहता है कि उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि शांति से कैसे रहा जाता है। यह खौफनाक दृश्य देखकर सांगदो भी साफ तौर पर घबरा जाता है। पुलिस स्टेशन में अधिकारी उसी हत्या के मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं। वे हत्या के पीछे का मकसद जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब तायसुक के वरिष्ठ को पता चलता है कि अपराध स्थल से पीड़ित का बटुआ गायब था, तो वह निष्कर्ष निकालता है कि जांच को लूटपाट के मामले के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तायसुक इस निष्कर्ष से पूरी तरह असहमत होता है। वह जोर देकर कहता है कि यह अपराध एक सीरियल किलर का काम है। अपनी बात साबित करने के लिए तायसुक कई पुराने केस फाइलें पेश करता है, जो वर्षों से अनसुलझी पड़ी हैं।
वह बताता है कि हाल की हत्या और उन सभी पुरानी हत्याओं का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। हर मामले में हत्यारे ने पीड़ितों को मारने से पहले चाकू से बार बार हमला किया था और फिर बेरहमी से उनकी हत्या की थी। दुर्भाग्य से तायसुक का बॉस पहले ही जांगसू के जुए के अड्डे पर पैदा की गई परेशानी को लेकर उससे नाराज है। इसलिए तायसुक के पास ठोस सबूत होने के बावजूद उसका वरिष्ठ उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर देता है। उल्टा वह तायसुक पर आरोप लगाता है कि वह पहचान पाने और प्रमोशन हासिल करने के लिए सीरियल किलर की कहानी गढ़ रहा है। यह आरोप सुनकर तायसुक गुस्से से भर जाता है। कहानी फिर जांगसू की ओर लौटती है। सांगदो से अपनी मुलाकात खत्म करने के बाद वह वहां से निकल जाता है। वह अपने सहायक से कहता है कि वह अकेले गाड़ी चलाकर घर जाएगा। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठता है और अकेला घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक एक दूसरी गाड़ी उसकी कार के पीछे टक्कर मार देती है। तब पता चलता है कि वह गाड़ी उसी सीरियल किलर की है। लेकिन किलर को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसने किस तरह के आदमी को अपना निशाना चुना है। दोनों आदमी अपनी अपनी कारों से बाहर निकलते हैं। सीरियल किलर शांत भाव से समझाता है कि बारिश के कारण सड़क बहुत फिसलन भरी हो गई थी, जिससे यह दुर्घटना हुई। जांगसू अपनी गाड़ी का नुकसान देखता है और समझ जाता है कि नुकसान मामूली है। वह इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाता और बस उस आदमी को चले जाने के लिए कह देता है। लेकिन जैसे ही जांगसू मुड़कर अपनी कार में वापस बैठने लगता है, सीरियल किलर अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है। चाकू से लैस किलर जांगसू के सीने और पीठ पर बार बार वार करता है। लेकिन जांगसू कोई साधारण आदमी नहीं है। गंभीर चोटें लगने के बावजूद वह अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करता रहता है। किलर भी पीछे हटने से इनकार करता है और कुछ ही पलों में दोनों एक खतरनाक और तीव्र संघर्ष में उलझ जाते हैं। लड़ाई के दौरान जांगसू किलर से चाकू छीनने में कामयाब हो जाता है और उसी चाकू को सीधे हमलावर के सीने में घोंप देता है। घायल और हैरान सीरियल किलर तुरंत अपनी कार में बैठकर भागने लगता है। तेजी से निकलते समय वह जानबूझकर अपनी गाड़ी जांगसू से टकराता है और वहां से फरार हो जाता है। अगले दृश्य में जांगसू को आपातकालीन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। जैसे ही यांगशिक को इस हमले की खबर मिलती है, वह अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और सीधे सांगदो के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनके बॉस पर हमला सांगदो ने ही करवाया है। यह गलतफहमी जल्दी ही दोनों प्रतिद्वंद्वी गैंगों के बीच भयंकर टकराव का कारण बन जाती है। इस बीच सीरियल किलर अपनी कार को एक सुनसान जगह पर खड़ी करता है। बिना किसी की मदद के वह अपने सीने के घाव पर खुद टांके लगाने लगता है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसका कोई निशाना जीवित बच गया है, जिससे वह बेहद गुस्से और निराशा से भर जाता है। इस असफलता को खुद पर हावी न होने देने के इरादे से वह तुरंत एक नए शिकार की तलाश में निकल जाता है। उसकी तलाश उसे एक पालतू जानवरों की दुकान तक ले जाती है और जैसे ही दुकान का मालिक बाहर आता है, किलर उसकी भी बेरहमी से हत्या कर देता है। दूसरी ओर समय पर मिले इलाज की वजह से जांगसू हमले में बच जाता है। वह अपने सहायक से कहता है कि सांगदो इस हमले के पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि हमलावर का तरीका गैंग के सदस्यों के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग था। इतना कहने के बाद जांगसू एक कागज पर सीरियल किलर की कार का मॉडल और उसका लाइसेंस प्लेट नंबर लिख देता है। सब कुछ लिखने के बाद जांगसू वह कागज अपने सहायक को देता है और उसे आदेश देता है कि वह उस रहस्यमय हमलावर को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ निकाले। लगभग उसी समय अस्पताल को जांगसू की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद तायसुक उससे पूछताछ करने पहुंचता है। कमरे में प्रवेश करते ही वह व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है कि यह देखकर हैरानी होती है कि इतना ताकतवर गैंगस्टर भी किसी दूसरे आदमी के हाथों पीट गया। फिर वह जांगसू से हमले के दौरान हुई हर बात विस्तार से बताने को कहता है, लेकिन जांगसू कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह पहले ही तय कर चुका होता है कि वह खुद सीरियल किलर को ढूंढेगा और उसे उसकी सजा देगा। लेकिन तायसुक आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह अस्पताल की पार्किंग में तब तक खोज करता है
जब तक उसे जांगसू की कार नहीं मिल जाती। गाड़ी की ध्यान से जांच करने पर उसे उसी तरह के सफेद पेंट के निशान दिखाई देते हैं जो उसे शुरुआती हत्या के मामले में पीड़ित की कार पर मिले थे। इस खोज की अहमियत समझते ही वह तुरंत उन सभी निशानों की तस्वीरें सबूत के तौर पर ले लेता है। बिना समय गवाए तायसुक सीधे अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास जाता है और बताता है कि जांगसू पर उसी सीरियल किलर ने हमला किया था। उसे यह भी लगता है कि भिड़ंत के दौरान जांगसू ने हमलावर का चेहरा देखा होगा। इसी संभावना के आधार पर तायसुक जोर देता है कि जांगसू को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाए, क्योंकि उसकी गवाही जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दुर्भाग्य से तायसुक का वरिष्ठ अधिकारी हमेशा जांगसू का पक्ष लेता रहा है, क्योंकि वह उससे रिश्वत लेता है। उम्मीद के मुताबिक वह एक बार फिर मामले को गंभीरता से लेने से इनकार कर देता है और तायसुक की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वास्तव में वह नहीं चाहता कि जांगसू किसी भी पुलिस जांच में शामिल हो। तायसुक उसे चेतावनी देता है कि अगर पुलिस सीरियल किलर को पकड़ने में नाकाम रही तो जांगसू उससे पहले उसे ढूंढ निकालेगा। अगर ऐसा हुआ तो किलर को शायद कभी कानूनी सजा नहीं मिलेगी और बाकी हत्या के मामले हमेशा के लिए अनसुलझे रह सकते हैं। यह सब सुनने के बाद भी उसका वरिष्ठ अधिकारी तायसुक की किसी बात पर ध्यान नहीं देता। दूसरी ओर जांगसू एक पेशेवर स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और हमले के दौरान याद रहे चेहरे के आधार पर सीरियल किलर का विस्तृत स्केच बनवाता है। इस बीच सीरियल किलर रुकने का कोई इरादा नहीं रखता। वह एक ट्रक ड्राइवर को अपना निशाना बनाता है, उस पर चाकू से कई बार हमला करता है और उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह ट्रक चुराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी नजर ड्राइवर के सहायक पर पड़ती है और वह गवाह को भी खत्म करने के इरादे से उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान किलर का चाकू उसके हाथ से छूट जाता है और हाईवे पर कुछ दूरी पर जा गिरता है। उसी समय तायसुक जांगसू के जुए के एक और अड्डे पर छापा मारता है। वह एक बार फिर जांगसू को गिरफ्तार करने की धमकी देता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य जांगसू पर दबाव डालकर सीरियल किलर के बारे में उसकी सारी जानकारी निकलवाना होता है। तायसुक यहाँ तक वादा करता है कि अगर जांगसू सहयोग करेगा तो वह भविष्य में उसके जुए के कारोबारों पर छापे मारना बंद कर देगा। अगले दृश्य में जांगसू का सहायक एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आता है। वह बताता है कि सीरियल किलर की छोड़ी हुई कार सिंतांजी नाम की जगह पर मिल गई है। वह यह भी बताता है कि कुछ दिन पहले उसी इलाके में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या हुई थी और किलर की गाड़ी अब बरामद कर उनके गैरेज में रखी गई है। फिर सहायक जांगसू को सड़क किनारे से बरामद एक खून से सना चाकू दिखाता है। जैसे ही जांगसू उसे देखता है, वह तुरंत पहचान लेता है कि यही वही चाकू है जिसका इस्तेमाल सीरियल किलर ने उनके बीच हुई लड़ाई के दौरान किया था। जांगसू तुरंत तायसुक से संपर्क करता है और मिलने के लिए कहता है। जब तायसुक वहां पहुंचता है तो जांगसू उसके सामने एक अनोखी साझेदारी का प्रस्ताव रखता है। वह पूरी कार्रवाई का खर्च उठाने और सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जितने भी लोगों की जरूरत हो उतने आदमी उपलब्ध कराने की पेशकश करता है। बदले में तायसुक को जांच से जुड़ी हर प्रगति और हर जानकारी उसे बताते रहना होगा। हालांकि जांगसू इस साझेदारी के लिए एक सख्त शर्त रखता है। जो भी सीरियल किलर को पहले पकड़ेगा उसका उस पर पूरा अधिकार होगा। यानी अगर जांगसू पुलिस से पहले किलर तक पहुंच गया तो वह खुद उससे निपटेगा और तायसुक किसी भी तरह दखल नहीं देगा। कुछ सोचने के बाद तायसुक मजबूरी में इस शर्त को मान लेता है। समझौते से संतुष्ट होकर जांगसू तायसुक को सीरियल किलर की छोड़ी हुई कार की चाबी और संदिग्ध का तैयार स्केच सौंप देता है। इसके बाद अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताए बिना तायसुक चुपचाप इस मामले पर काम करने के लिए एक विशेष जांच दल तैयार करता है। साथ ही उसके मन में एक और योजना भी बन रही होती है, जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को नहीं बताया है। अपनी रणनीति बनाने के बाद तायसुक चुपचाप तय करता है कि उसका मिशन केवल सीरियल किलर को पकड़ना नहीं है,
बल्कि इतना सबूत इकट्ठा करना भी है कि आखिरकार जांगसू को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इसी उद्देश्य से वह और उसकी विशेष टीम किलर की छोड़ी हुई कार की बारीकी से जांच शुरू करते हैं, ताकि हत्यारे द्वारा छोड़ा गया कोई भी सबूत मिल सके। उसी समय जांगसू भी अपनी अलग योजना पर काम कर रहा होता है। वह तय करता है कि जैसे ही ताएसुक सीरियल किलर को पकड़ेगा, उसके अपने आदमी तुरंत किलर को पुलिस हिरासत से छीन लेंगे। यह फैसला करने के तुरंत बाद वह अपने एक भरोसेमंद आदमी को अपने प्रतिद्वंद्वी सांगदो को मारने के लिए भेजता है। हत्या बिल्कुल उसी तरीके से की जाती है जैसे सीरियल किलर अपने शिकारों को मारता है। अपराध को और भी विश्वसनीय बनाने के लिए जांगसू का आदमी जानबूझकर घटनास्थल पर सीरियल किलर का चाकू छोड़ देता है।